अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो हमारा क्रेसेंट एकेडमी में जो फ़र्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया गया है, आज उसके एमसीक्यूज़ के हवाले से उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। हम लोग उनके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास उसके एग्जैक्टली सॉल्यूशंस का हमें पता चल सके, और अगर किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अगर जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कुछ बच्चे समझते हैं कि उसका ऑप्शन ए बनता है और ऑप्शन बी नहीं बनता, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास बन रहे हैं तो हम लोग उसे किस तरह सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा रिलेट करता है, और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम लोग देखेंगे कि किसकी रेलिवेंसी ज़्यादा होती है और उसके मुताबिक हम लोग उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास हमारे पेपर का जो कुछ एमसीक्यूज़ है, 10 एमसीक्यूज़ पे हम लोगों ने पेपर को कंडक्ट किया था। उसके सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने खुद से हैंड राइट किए हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज़ का, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज़। ऑप्शन थे हमारे पास, द राइट आंसर इज़ द सी 1.0006 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करेंगे तो फिर एग्जैक्टली ये आंसर हमारे पास ठीक आता है। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करेंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी द सी। The second MCQs, the presence of the dielectric medium always decreases. The right answer is the B. देखिए बेटा, हमारे पास जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फ्लक्स होती है या वैल्यू ऑफ द करंट होती है वो हमेशा से डिक्रीज़ करती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ द करंट को रेजिस्ट करता है, चार्जेस के फ्लो को उसने रोकना होता है। तो इसलिए ये जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लो ऑफ द चार्जेस को क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज़ कर देगा। The third MCQs, the SI units of the column constant। अब हम लोग कॉलम कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग कॉलम्स लॉ का इस्तेमाल करें। कॉलम्स लॉ था हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओवर देयर F इज द कॉलम फोर्स, K इज द कांस्टेंट, कॉलम कांस्टेंट कहलाता है, Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। Then we find this column constant, then R यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, और Q1 Q2 K के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग इसे बराबर के अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अगर हम लोग इन सब के यूनिट्स की बात करें तो K हमारे पास किसके बराबर रहेगा, फोर्स के यूनिट हम लोग जानते हैं बेटा न्यूटन होते हैं। रेडियस हमारे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के मीटर हमारे पास, डिस्टेंस के यूनिट्स हमारे पास मीटर होते हैं। रेडियस है, आर का स्क्वायर है तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉलम जो Q के जो चार्ज के जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। 1 हमारे पास Q1 का चार्ज आ जाएगा, सेकेंड हमारे पास C जोन सा है वो Q2 का चार्ज आ जाएगा। देन हमारे पास K किसके बराबर आ जाएगा, K इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इट इज़ जस्ट रिलेट द वैल्यू ऑफ द K, the value of the column force, it is related to the we studied in the previous class in the 9th about chapter number 5। हम लोगों ने इसके बारे में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू पढ़ी थी, तो वो बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू है G इज इक्वल टू F इंटू मल्टीप्लाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2 विच इज़ इक्वल टू G के हमारे पास यूनिट से हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हम लोगों ने वैल्यूएशन की थी प्रीवियस क्लास में। अगर हम लोग इसके थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग इसे सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ था, और यहाँ पर सेकंड ईयर में हमारे पास क्या था, कॉलम्स लॉ था। और कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू किस तरह की वैल्यू किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। द राइट आंसर विल बी द सी। The fourth
The next one is the fourth MCQs, which is the for the computation of the electric flux the surface would be. हमारे पास सरफेस किस तरह की होनी चाहिए. अगर हम लोग कोई भी कर्व सरफेस है, पैरेलल सरफेसेस की बात की गई है, लेकिन अगर हम लोग फ्लैट सरफेस की बात करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल होगी उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस. अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं F1 और F2, दो हमारे पास फोर्सेस हैं, आर ऑन alpha particles and the electrons respectively. कहता है कि F1 जो फोर्स है वो अल्फा पार्टिकल पर है और जो F2 फोर्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर है. तो कहता है मेन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. तो वो हमारे पास इसका राइट आंसर विल बी द सी. कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. F1 इज ग्रेटर देन F2 बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसके चार्ज की बात कर लेते हैं. जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है बेटा, हमारे पास चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज ट्वाइस देन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से उसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो डबल होती है. इसलिए हम लोग इसकी सेंस लेंगे को हमारे पास जो F1 है वो ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो डबल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन जो हमारे पास बी ऑप्शन है F1 इज़ ग्रेटर देन F2 वही हमारे पास राइट आंसर आएगा. देन जी क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर के जो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें हमारे पास इसका आंसर था बेटा हमारे पास बी ऑप्शन है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. वो हमेशा बराबर होते हैं. ये हमारे पास ऑप्शन था शायद, ये ऑप्शन है सी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 से इसके अगर हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो चौथी करेक्टरिस्टिक नंबर 4 है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो कहता है कि उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया है आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1 एंड आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R2. और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर R1 और R2 को दोनों ऐड अप कर दिया जाए तो उन दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी वो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस हमारे पास कहलाएगी. द राइट आंसर विल बी द सी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. देन क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट्स ऑफ द कंडक्टिविटी इज. हमारे पास कंडक्टिविटी की बात करें तो वो हमारे पास जैसे हमारे पास इसके तो दोनों ऑप्शन आते हैं, मोहो मीटर भी आ जाता है, इसका मोहो पर मीटर भी आ जाता है और साथ में हमारे पास ओहम पर मीटर भी होता है. तो इस लिहाज से हमारे पास बहुत ऑप्शन ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल वैलिड होंगे. देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमारे पास डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास ऑप्शन ए में आ जाता है. ऑप्शन ए में वो हमारे पास सेल है जो क्या करता है बेटा, हमारे पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ऑप्शन बी हमारे पास जनरेटर है. जनरेटर बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जनरेटर जब मूव करता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह हमारे पास सोलर सेल्स हैं, सूरज है, तो उसके अंदर हमारे पास जो लाइट एनर्जी या हमारे पास जो हीट एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास सेल कहलाता है. देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू NE. बड़ा आसान सा एक MCQs दिया था ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए. और लास्ट वन हमारे पास है जी, लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है H इज इक्वल टू. तो इसका राइट आंसर होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT. ये किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. हम लोग इसके लिए एक लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग. हीटिंग का मतलब हमारे पास जॉल्स का लॉ था, हम लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है. उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसको अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन दें, अगर हमारे पास ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन
ड्रॉ कर दें तो हमारे लिए बड़ी आसानी आएगी, क्योंकि जॉल्स ने किस तरह इसे एक्सप्लेन किया था, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किस तरह हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, V इज़ इक्वल टू W इंटू द Q। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग के मुतालिक। अगर हम लोगों ने इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द W एंड Q इधर डिवाइड हो रहा है, वो बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा, तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा बेटा, हमारे पास V इंटू Q के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम लोग V के मुतालिक बात करना चाहें, V किसके बराबर होता है, ओहम्स लॉ को हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, V इज इक्वल टू आई आर। देन हमारी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, W इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू द Q। ये हमारे पास Q आएगा। अब हम लोग चार्जेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने I के बारे में पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। हमने करंट के बारे में पढ़ा था, I किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाई T के बराबर होता है। Q की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हैं, ये T डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। देन हमारे पास Q किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू टी के बराबर आ जाएगा। यही वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में फर्ज करें, इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन ए का नाम दिया था, तो W हमारे पास इक्वेशन ए बिकम इक्वल्स टू आई आर इंटू टी। आई और आई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो W किसके बराबर होता है, H के बराबर होता है, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस के बराबर कहलाता है। यहाँ पर हीट हम लोगों ने क्या किया बेटा, प्रोड्यूस की है। यहाँ पर मैं इसे स्मॉल छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर हीट जो से W किसके बराबर है, हीट जो जितनी भी प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग दिस टोटल प्रोसेस, देन W इज इक्वल टू H एंड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और बेटा इसे एक्सप्लेन किया जाता है किसकी मदद से, हमारे पास जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तहत हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा इस तमाम जो प्रोसेस है ये हमारे पास 10 MCQs थे, इसे हम लोगों ने देखा है। अगर इसमें किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आपको पेश आए तो आप लोगों ने फ्रेंकली आप लोगों ने जब मर्जी हमारे साथ कांटेक्ट करें और हम लोग आप लोगों को अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे।